चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो भाई अपने चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखो भाई चार्ज क्या होता है, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, वो क्या कहलाता है, चार्ज। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ आएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे है। देखो भाई आपको इतना तो पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें वो किससे बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं एटम से। और एक एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटता है। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल, इसीलिए उसका नाम ही है न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी। इसके न्यूक्लियस में है 15 प्रोटॉन और इसके चारों तरफ 15 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काट रहे हैं। ये कोई दूसरी बॉडी है बी, इसके न्यूक्लियस में है 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। अब देखना यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो 15 इलेक्ट्रॉन बोले तो 15 नेगेटिव चार्ज और 15 प्रोटॉन बोले तो 15 पॉजिटिव चार्ज। तो 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और जब किसी बॉडी पर चार्ज 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो बॉडी ए है वो अभी क्या है, न्यूट्रल है। अभी क्या है भाई, न्यूट्रल है। अब इधर देखो, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बोले तो 10 पॉजिटिव, यहाँ पर भी 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन बोले तो 10 पॉजिटिव। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो टोटल चार्ज एक बार फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो मैं फिर से बोलूंगा ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। अच्छा क्या हो जब इन दोनों बॉडीज को मैं आपस में रब करूं, मान लो ये है ए, ये है बी, अगर मैं दोनों को ऐसे रब करूं तो होगा ये, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे होता क्या है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ट्रांसफर हुआ, और कितने इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए मैं मानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ए से कहां पर चला गया, बी पर। अब देखो इससे क्या होगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुआ भाई, ये तो पता होगा ना, प्रोटॉन कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो जा ही नहीं सकता, ट्रांसफर होता कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जब दो बॉडीज को रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ए से बी पर। अब देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ए से चला गया तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 15, तो अब कितने बचे यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन कितने यहाँ पे, 15। अब बी पर क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है तो पहले कितने थे, 10, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 10 प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन बोले तो 14 नेगेटिव और 15 प्रोटॉन बोले तो 15 पॉजिटिव। तो 14 नेगेटिव 14 पॉजिटिव को तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो एक पॉजिटिव इस बॉडी के ऊपर अपीयर होगा ऐसे +1। अब यहाँ पर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को तो बैलेंस कर देंगे, बट एक नेगेटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक नेगेटिव हमें यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ेगा। अच्छा अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो यहाँ पर +2 हो जाता, यहाँ पर -2 हो जाता। तो एक चीज समझ लेना, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर आएगा पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये अभी हमने क्या देखा कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे। अब थोड़े से हम देखते हैं चार्ज के कुछ एग्जाम्पल जो कि आपने जनरल लाइफ में बहुत सारे देखे होंगे। सबसे पहला, ये आपने बहुत किया होगा बचपन में, हम क्या करते थे कि कंघी को ऐसे बालों में रब करते थे, फिर से कागज के टुकड़े लेते थे, उसके पास लेके जाते थे, उसे क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। मैं जस्ट आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि जनरल लाइफ में आपने देखे हैं। आसमान में आपने बिजली ऐसे कड़कती देखी होगी, किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से। आपने ऐसे कॉम से जब कागज को अट्रैक्ट किया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। आपने से बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि ऐसे एक ट्रक में रुई भर के जा रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, अचानक उसमें आग लग गई। किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हुआ, चार्ज की वजह से उसमें आग लग गई। तो सब बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं चार्ज के। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक रील वायरल हो रही थी, उसमें लोग क्या करते थे, ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं, एक बंदा आता था पीछे से ब्लैंकेट डाल के खींचता था और ऐसे हाथ से वो गैस जला देता था। तो किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास चार्ज के, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये हमने क्या पढ़ा अभी कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे है और चार्ज के कुछ एग्जाम्पल। अब अगला क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हालांकि ये सब आपको पता होगा, आपको इतना तो पता है ना कि प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन,
प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। यानी जब भी लाइक चार्जेस आएंगे तो वहां क्या होगा, रिपल्सन, और जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को हम किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बाई फ्रिक्शन, या फिर मैं इसे कह सकता हूं बाई रबिंग। अरे वही यार जो भी पढ़ा था, बाई फ्रिक्शन, बाई रबिंग। तो देखो एक एग्जांपल उठाते हैं कि ये मैंने क्या लिया, एक ग्लास की रॉड ली और एक सिल्क का कपड़ा लिया। मैंने इन दोनों चीज, जैसे मान लो ग्लास की रॉड, ये सिल्क का कपड़ा, दोनों को ऐसे रब करता हूं। तो रब करने से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास की रॉड से कहां चले जाएंगे, सिल्क के ऊपर। तो अभी क्या समझाया था, इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो गया कहां से था भाई, ग्लास रॉड से, तो इस ग्लास रॉड पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा इलेक्ट्रॉन गया कहां पर है, सिल्क के कपड़े पर। तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो सिल्क के कपड़े पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो हमने क्या किया, अभी ये दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे इस ग्लास की रॉड को इस कपड़े के साथ रब किया, ये ग्लास की रॉड हो गई पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। और अपन पढ़ क्या रहे थे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम पहला मेथड क्या है, बाई फ्रिक्शन, बाई रबिंग, हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तो हमने पहला मेथड क्या पढ़ लिया, बाई फ्रिक्शन। तो चलो भाई अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए। देखो भाई बच्चे ना बहुत बड़ी गलती करते हैं फिजिक्स में, उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, एसएलआर करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं है, एनसीईआरटी के सवाल करते ही नहीं है। जो कि मेरे भाई एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी अलग है, आपको लगता है कि नीट और जेईई में अलग से सवाल आते हैं। अरे भाई एक बार एनसीईआरटी जाके पढ़ के देख लो, एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो समझ तो लो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही टफ है। तो हमारा काम है, टीचर्स का काम है उसे डिकोड करना, उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक डिलीवर कर देना, ठीक है। तो एनसीईआरटी जैसे मैं आपको ये अभी पूरा एग्जांपल समझाऊंगा, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, लेकिन जब आप उस एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन इसे पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको एहसास होगा कि असल में एनसीईआरटी कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको चीजें समझ ही नहीं आती हैं। और असल में नीट और जेईई में फिजिक्स के सवाल आते भी ऐसे हैं। तो आपको एनसीईआरटी, जैसे आप बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो, ऐसे ही फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी भी है, एग्जाम्पल सॉल्व भी करने हैं और एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। पहले एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद कुछ करना है, ठीक है भाई। तो चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं वो एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे ही आज का लेक्चर खत्म होगा आप जा करके तुरंत पहले एनसीईआरटी जहां तक मैंने करा दिया उसे रीड आउट करोगे, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ग्लास वर्सेस ग्लास का। देखो अपन ने क्या किया है, ग्लास की रॉड ली और उसको रब किया किसके साथ, किसी सिल्क के कपड़े के साथ या वुलन कपड़े के साथ। तो इसकी वजह से हुआ ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के कहां चले गए, इसके ऊपर चले गए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके ऊपर गए हैं, रॉड के ऊपर गए हैं, तो रॉड के ऊपर तो क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज। अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव, और जिस पर जाता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव। तो देखो भाई रॉड पर तो क्या आ गया, नेगेटिव, और इस सिल्क के कपड़े पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव। क्या आ चुका है, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, मैंने ऐसे दो रोड ली हैं, एक मेरे हाथ में, ऐसे एक दूसरा मान लो, इमेजिन कर लो कुछ है। मैंने दोनों रोड्स को ऐसे सिल्क के कपड़े पे रब किया तो दोनों पर क्या आ चुका है, नेगेटिव। तो जब दोनों पर नेगेटिव आ चुका है और जब इन दोनों को ऐसे पास पास लेके जाऊंगा, सोचो इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, तो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब मैं इन दोनों रोड्स को ऐसे पास पास लेके जाऊंगा इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है भाई। अब ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्लास्टिक वर्सेस प्लास्टिक। मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक की रॉड ली, उसे रब किया किसके साथ, कैट फर के साथ। वही बिल्ली के ऊपर आपने बिल्ली को पकड़ा, उस पर प्लास्टिक की रॉड को रब कर दिया, और एक नहीं हमने दो रॉड ली। तो देखो होता क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक की रॉड से कहां पर आते हैं, कैट फर के ऊपर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां से आया उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस कैट फर पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसे याद रखना, अभी और सवाल करेंगे। तो कैट फर पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। फिर से मैं इन दोनों रोड्स को ऐसे उठा करके लेके आऊं तो दोनों पर बोलो अभी क्या है, पॉजिटिव, दोनों सेम चार्ज हैं। तो एक बार फिर से जब दोनों को पास लाऊंगा दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। चलो भाई तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या था, प्लास्टिक वर्सेस ग्लास का। अब देखो बोलो भाई अपनी ग्लास की रोड पर कैसा चार्ज आया था, माइनस का। प्लास्टिक की रोड पे कैसा चार्ज आया था, प्लस का। तो ये मान लो प्लास्टिक की रोड, ये मान लो ग्लास की रोड। ग्लास की रोड पे माइनस चार्ज, प्लास्टिक की रोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब प्लस और माइनस को पास पास लाओगे इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जब इन्हें पास पास लाओगे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लास्टिक वर्सेस ग्लास में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। आगे अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, क्या होगा जब मैं प्लास्टिक की रोड को पास लेके आऊं कैट फर के साथ। तो देखो 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 देखो, प्लास्टिक की रोड ये रही, कैट फर ये रहा। प्लास्टिक की रोड पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। कैट फर पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अरे भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाओगे तो होगा क्या, अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। सेम ऐसे ही अगर मैं प्लास्टिक की रोड को पास लेकर आऊं किसके पास,
सिल्क के पास, तो अब देखना प्लास्टिक की रोड पर क्या है, पॉजिटिव, और सिल्क वाले कपड़े पर भी क्या आया था, पॉजिटिव। अरे जब दोनों पॉजिटिव को पास पास लेके आओगे तो होगा क्या, रिपल्सन। तो इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तीसरा देखो क्या होगा जब हम ग्लास रोड को पास लेके आएंगे किसके पास, कैटफर के साथ। देखो भाई ग्लास रोड पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, कैटफर भी क्या था, नेगेटिव। तो जब दो नेगेटिव को पास पास लेके आओगे उनमें क्या होगा, रिपल्सन। ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं पढ़ के देख लेना, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड कर दिया, तो जा करके एनसीईआरटी एक बार रीड आउट कर लेना है। चलो भाई अब आगे देखते हैं। हमने क्या पढ़ लिया मेथड ऑफ चार्जिंग में, बाई फ्रिक्शन। अगला मेथड क्या है भाई अपना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। कुछ नहीं होता मेरे भाई इंडक्शन, बहुत ही आसान होता है। इंडक्शन क्या होता है, जैसे अपने कहते हैं ना तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदल देता है, जैसे आपके घर वाले कहते हैं कि ये गलत संगत में रहकर बिगड़ गया, यानी आपको यार दोस्त आपके बिगाड़ देते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो इंडक्शन क्या होता है कि दो बॉडीज को हम पास पास लेके आए, मान लो ये और ये, इन्हें बिना टच करे ही, जैसे मान लो इस पर चार्ज था, ये न्यूट्रल था, इसने क्या करा, इसे बिना टच करे ही इस पर चार्ज डेवलप कर दिया। तो इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस करना, उसे बिना टच करे ही दूसरी बॉडी को चार्ज कर देना, क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। चलो जरा इसे समझते हैं अच्छे से, मैं आपको समझाता हूं, फिर आप ये स्लाइड देख लेना। देखो क्या है, ये कोई बॉडी है ए, अभी इस पर पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं, बिकॉज ये बॉडी क्या है, अभी न्यूट्रल है। तो इस पर क्या है, 3 पॉजिटिव 4 ले लेते हैं, 4 पॉजिटिव और 4 क्या है, नेगेटिव। तो ये अभी की बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट स्टेप है, मैं क्या करता हूं, इस बॉडी के पास लेके आता हूं एक नेगेटिव रोड। क्या लेके आता हूं भाई, एक नेगेटिव रोड। अब जैसे ही मैं इसके पास नेगेटिव रोड लेके आऊंगा, इस स्फीयर में, इस बॉडी ए में जितने भी पॉजिटिव होंगे सारे आ जाएंगे इसकी तरफ। तो सारे पॉजिटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ गए यहां पर, ठीक है, और सारे नेगेटिव रह गए दूसरी तरफ। अब ये हुआ मेरा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा भाई, देखो मैंने टच नहीं कराया है, गैप मेंटेन रखा है, ध्यान देना, इंडक्शन में हम टच नहीं करते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, कि ये रोड तो ऐसे ही है, ये माइनस की है, यहाँ पर सारा पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पर सारा नेगेटिव आ चुका है। अब मैं करा दूंगा इसकी अर्थिंग। क्या करा दूंगा भाई, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी से वायर लेकर के मैं जमीन में ले जाकर के टच कर दूंगा। अच्छा, अर्थिंग में क्या होता है, अर्थ की खास बात ये होती है कि अर्थ सारे चार्ज को अपने अंदर खींच लेती है। तो अब ये अर्थ क्या करेगा, इस पूरे नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेगा। अब आप पूछोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जा रहा, तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव रोड ने खींच रखा है, पकड़ के रखा है, तो ये पॉजिटिव वाला तो जा ही नहीं सकता, लेकिन नेगेटिव वाले को तो कोई नहीं रोक रहा ना। ये सारा का सारा नेगेटिव कहां चला जाएगा, जमीन के अंदर। तो चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में होगा ये कि सारा नेगेटिव कहां चला गया, जमीन के अंदर। तो इस बॉडी पर बचेगा क्या, इस बॉडी पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये रोड भी यहां से हटा दूंगा। जैसे मैं ये रोड यहां से हटाऊंगा तो ये पूरा पॉजिटिव इसके ऊपर फैल जाएगा ऐसे। तो ध्यान से देखो, मैंने इन्हें टच भी नहीं करा, बिना टच करे ही इस न्यूट्रल बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि सर आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज तो कर दिया, अगर ऐसे ही किसी स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज करना हो तो हम क्या करते हैं, देखो भाई, तो हम क्या करते हैं, तो हम सेम यही ऐसा ही फॉलो करते हैं। हम कोई स्फीयर लेते हैं, बस इस बार इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके जाते हैं। बोलो भाई पॉजिटिव चार्ज की रोड ले जाने से क्या होता है, जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ पर आ जाता सारा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाता सारा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप में हम करते हैं ये, अब एक बार पढ़ा चुका ना तो जल्दी करते हैं। अगले स्टेप में हम ये करते हैं, यहाँ पे करा देते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग की वजह से क्या होता है, सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर। क्यों, नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि उसे प्लस ने खींच के रखा है। अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पर सारा नेगेटिव है, रोड यहाँ पर है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अर्थिंग की वजह से सारा जा चुका, अर्थिंग हम हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये रोड भी हटा दो, तो ये पूरा स्फीयर कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। समझ आया होगा, थोड़ा जल्दी किया है, बट इससे पहले वाला आपको आराम से समझा दिया था, आपको दिक्कत नहीं आई। चलो भाई, मैं एक बार आपको वाली स्लाइड दिखा देता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए। तो आप ये वाली एक बार स्लाइड देख लो। देखो इसमें कुछ नहीं है, वही है जो मैंने आपको समझा रखा है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या था, हमने एक स्फीयर लिया, अभी ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर जितने नेगेटिव हैं उतने यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके जाता हूँ, जिसकी वजह से होता यह है कि सारे के सारे नेगेटिव क्या होते हैं, इसके पास उठ के आ जाते हैं, और सारा का सारा पॉजिटिव दूसरी तरफ। और हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, अर्थिंग। हमने यहाँ पर क्या करा दी है, अर्थिंग।
जिसकी वजह से जो सारा पॉजिटिव है कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये अर्थिंग रिमूव कर दी। अब अर्थिंग रिमूव करने के बाद क्या होगा कि सारा का सारा नेगेटिव तो यहीं पर इसी किनारे पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी रोड रखी हुई है। अब जैसे यहाँ पे रोड हटाओगे ये सारा का सारा नेगेटिव इस पूरी बॉडी पर फैल जाएगा। यानी जो बॉडी स्टार्टिंग में कैसी थी, न्यूट्रल थी, अब वो कैसी हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अगर ऐसे ही आपको इसे पॉजिटिव चार्ज करना होता तो क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं करते भाई, बस इस नेगेटिव जहां पर हम पॉजिटिव चार्ज की रोड लाए वहां पर क्या लेके आ जाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज की रोड लेके आ जाते हैं और सेम ऐसे ही कर देते हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो ये था हमारा क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। अगला क्या पढ़ना है अपने को, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। चलो भाई देखते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या था, हम दो बॉडीज को पास लाते थे बट टच नहीं कराते थे। कंडक्शन में क्या होगा, इन दोनों बॉडीज को आपस में टच कराएंगे, जिसकी वजह से मान लो ये चार्ज बॉडी है, इस पे अभी 10 कूलाम का चार्ज है। कितना चार्ज है भाई, 10 कूलाम का चार्ज है, और इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे ही आप दोनों को पास लेकर के आओगे, इसमें से चार्ज इसमें जाएगा। अच्छा कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यानी अगर इसमें 10 कूलाम का चार्ज है तो इसमें चार्ज तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, यानी इसमें जाएगा 5 कूलाम तक। तो अभी दोनों में कितना चार्ज आ चुका है, 5 कूलाम। अब जैसे इसे अलग करोगे, इसके पास भी 5 कूलाम, इसके पास भी 5 कूलाम, तो देखो पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही आपने टच किया इसका चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो जब दो बॉडीज को ऐसे टच कराते हैं जिसकी वजह से चार्ज यहां से यहां चला जाता है, यही कहलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो ये न्यूट्रल था, हमने टच कराया, ये चार्ज हो गया, तो बॉडी चार्ज हो गई ना, बट हुई कैसे है, डायरेक्ट चार्ज के ट्रांसफर की वजह से, और यही कहलाता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में देखो होता क्या है भाई, ये कोई एक अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, हमने दोनों को टच कराया, दोनों कांटेक्ट में आए, तो होगा ये कि यहां से चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। और ध्यान रहे कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अभी आपको सवाल कराऊंगा, बहुत अच्छे समझ आएगा। फिर जैसे ही दोनों को अलग करोगे, दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। चलो एक सवाल देता हूं मैं आपको, इधर देखो, ये मान लो कोई बॉडी है ए, कि दूसरी बॉडी है बी, इस पर है अभी ऐसा ले लो, इस पर है अभी 20 कूलाम का चार्ज। कितना है भाई, 20 कूलाम का चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐसे पास पास लेके आऊंगा, ठीक है। जब मैं दोनों को ऐसे पास पास लेके आऊंगा, उसके बाद अगले स्टेप में दोनों को ऐसे अलग अलग कर दूंगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब मैं इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर दूंगा तो अब इन दोनों पर चार्ज कितना होगा। तो ध्यान से देखना, इस पर था 20 कूलाम का चार्ज, हमने दोनों को साथ में रखा, तो चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होना था, ए से बी की तरफ, क्योंकि भाई ज्यादा ये है कम ये है। अच्छा कब तक होगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। दोनों का लेवल सेम कब होगा, जब यहां पर भी हो जाए 10 और यहां पर भी हो जाए 10। और जब दोनों को अलग करोगे तो फाइनली इसके पास भी कितना चार्ज होगा, 10 कूलाम का, और इसके पास भी कितना चार्ज होगा, 10 कूलाम का। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी में दिया गया, अभी आपको दिखाऊंगा करके तो आपको पता चलेगा। देखो ये ए बॉडी है, ये है बी। अभी थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, हल्का सा बस। यहाँ पर मान लो चार्ज है 8 कूलाम का, यहाँ पर है 7 कूलाम का, ठीक है। मैंने इन दोनों बॉडीज़ को ऐसे टच करा दिया, कांटेक्ट में ला दिया, तो यहाँ पर कितना था 8 कूलाम, यहाँ पर 7 कूलाम। अब आपको बताना है कि जब इन दोनों को मैं ऐसे अलग कर दूंगा तो अब बताओ ए पर और बी पर कितना चार्ज होगा। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। देखो क्या होगा, अभी इस पे चार्ज है 8 कूलाम, इस पे है 7 कूलाम, दोनों को टच कराया, बाद में अलग कर दिया। आपको बताना है इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना भाई अपने को। ये 8 कूलाम, ये 7 कूलाम, ज़्यादा ये है, यानी चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आए आपको बस इतना करना है, सुनो आसान सा तरीका, इन दोनों के चार्जों को जोड़ दो। दोनों का टोटल चार्ज किसके बराबर है, 15 कूलाम के बराबर। किसके बराबर है भाई, 15 कूलाम के बराबर। अब जो टोटल चार्ज आया है ना, उसे दोनों में बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि मैंने कहा था चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो दोनों का चार्ज जोड़ दो, कितना हुआ भाई 15 कूलाम। अब दोनों को बराबर बराबर बांट दो, तो बराबर बराबर अगर 15 को दो हिस्सों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 कूलाम, 7.5 कूलाम। तो ए और बी दोनों पर अभी चार्ज कितना होगा 7.5 कूलाम और 7.5 कूलाम। ऐसा ही एक सवाल आपके एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल में है, कराऊंगा, तो इसलिए आप ये भी सीख लो। तो चलो भाई, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है एक बार उसी पर बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या है अपना, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ बॉडी बी। देखो सवाल क्या कह रहा है अपना, ये बॉडी ए है, ये कोई दूसरी बॉडी है बी, ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। हम इससे फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन से गए, कंडक्शन से गए, इंडक्शन से, कैसे भी, बस एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया है। तो बोला है कि मास ऑफ बॉडी बी, बी का जो मास है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं,
क्या बी का मास इंक्रीज होगा, क्या बी का मास डिक्रीज होगा, क्या सेम ही रहेगा? तो अब देखते हैं, जरा समझते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, 10th में, 11th में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये बहुत ही कम है, लेकिन है तो सही ना, यानी हर इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ मास है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा तो भाई कुछ तो मास है ना, तो ए का कुछ ना कुछ मास कम हो रहा है और जहां पर जा रहा है उसका कुछ ना कुछ मास बढ़ रहा है। तो यानी यहां से मैं कह सकता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन जब ए से बी पर जाएंगे तो बी का मास बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ ना कुछ तो मास लेके आ रहा है। बहुत कम है लेकिन कुछ तो है। और ऐसे ही ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ए का मास तो घटेगा बट बी का मास बढ़ेगा। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा यहां पर? बी का मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When one electron is transferred from body A to B, what happens to the total mass of the system consisting of body A and B? देखो अच्छा सवाल है। अगर उस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मैं समझाता हूँ अभी, एक बार जरा ऑप्शन देख लो, फिर से वही बताना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है सेम रहेगा। चलो देखो इसने बोला क्या है, मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम बोले तो कोई कमरा, इसमें है एक बॉडी ए, ये दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। अब देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते हैं। चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर, अभी एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हमने 10 छल्ले रखे हैं, ऐसे 10 छल्ले रखे हैं छोटे छोटे, और हर एक छल्ले का मास है 1 किलो, हर एक छल्ले का मास है 1 किलो। यहाँ पर मैंने 5 छल्ले रखे हैं, ठीक है, और हर छल्ले का मास है 5, और सॉरी हर छल्ले का मास है 1 kg, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए का मास टोटल 10 kg, बी का मास टोटल 5 kg, तो टोटल इस पूरे सिस्टम का मास अभी कितना है 15 kg। अभी इस टोटल सिस्टम का मास कितना है 15 kg। अच्छा क्या हो अगर यहाँ से एक छल्ला में ट्रांसफर करके डाल दूं बी के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि एक छल्ला चला गया इसके पास, तो अब ए का मास कम हो गया और बी का मास ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इसके पास तो अब भी 15 kg का ही मास है ना भाई, इसके पास 9, इसके पास 6, तो टोटल मास अब भी कितना है 15 kg। कहने का मतलब यह है कि ए का मास तो घटा, बी का मास तो बढ़ा, बट इस पूरे सिस्टम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो, मैं इस तरफ बैठा हूँ, आप उस तरफ बैठे हो, हम दोनों कैच कैच खेल रहे हैं, पासिंग पासिंग, तो मैं गेंद मेरे हाथ में, मैंने आपके हाथ में फेंकी, तो भाई आपके पास मास ज़्यादा, मेरे पास मास कम। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ओवरऑल ट्रेन के मास पे क्या फ़र्क पड़ा, अरे भाई तुम्हारा मास बढ़ रहा है, मेरा मास घट रहा है, बट ट्रेन का मास तो उतना ही है ना। तो उसी तरीके से टोटल जो सिस्टम का मास है वो तो सेम ही रहेगा, ए का मास घटेगा, बी का बढ़ेगा, पूरे सिस्टम का मास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सवाल अच्छा था, ध्यान से करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा एक बार देख लेना। पहला ऑप्शन क्या है, ए में क्या बोला इंक्रीज, नहीं भाई इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा। बी डिक्रीज भी नहीं कर रहा। सी रिमेन्स द सेम, हाँ भाई जो टोटल सिस्टम का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो भाई अब अपना अगला टॉपिक क्या है, अपना अगला टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ये क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, भाई ये एक डिवाइस होता है जो कि हमें बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल। जैसे कि ये पेन है, मुझे पता करना है कि इस पर कोई चार्ज है कि नहीं है। अब मैं इसे देख के बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। तो ये एक डिवाइस है, जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगा ये मुझे बता देगा कि भाई तुम जो ये पेन लेके आए हो इस पर चार्ज है कि नहीं है। तो अपन को यही पढ़ना है कि असल में ये काम कैसे करता है। चलो भाई देखो सबसे पहले थोड़ा सा ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखो होता क्या है, एक ग्लास का जार होता है, इसमें मेटल की रोड होती है और यहाँ पर ना ऐसे 2 गोल्ड की लीफ होती है, ऐसे होती है गोल्ड लीफ, ऐसे कि मतलब 2 ऐसे लगी हैं, दोनों के बीच में ऐसे अच्छा खासा गैप होता है। तो देखो होगा ये, मान लो मैं इसके पास लेके आया एक पॉजिटिव चार्ज की रोड। क्या लेके आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज की रोड। अब इसकी वजह से होगा ये, इस पूरी मेटल की रोड पर दोनों चार्ज थे, जितने पॉजिटिव थे उतने क्या थे, नेगेटिव थे। लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके आऊंगा, इस पूरी मेटल की रोड का सारा नेगेटिव कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सारा नेगेटिव कहां पर आ गया भाई, ऊपर आ गया। और सारा पॉजिटिव कहां रह जाएगा, नीचे। तो इस गोल्ड की लीफ पर क्या हो जाएगा, बचेगा सिर्फ, एक बार मैं कलर चेंज करता हूं, देखो अब ये गोल्ड की लीफ पे क्या बचेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो ये जो दोनों गोल्ड की लीव्स थी, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये जो दोनों लीव्स हैं एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो जैसे ही ये दोनों दूर जाएंगी, इनमें से होगा मूवमेंट, और हम तुरंत देख के बता देंगे कि हम जो रोड लेके आए वो कैसी थी, चार्ज थी। क्योंकि अगर आप न्यूट्रल लेके आते हैं तो ये चार्ज ऊपर जाता नहीं, इनमें रिफ्लेक्शन होता नहीं। ठीक है, चलो अगर हम कोई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की रोड लेके आए तो देखते हैं क्या होता है। देखो भाई
अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज की रोड लेके आऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इस रोड पर तो उतना ही पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव है। अब क्योंकि मैं रोड लेके आया हूं नेगेटिव चार्ज की, तो वह होगा ये कि सारा का सारा जो पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। सारा का सारा पॉजिटिव कहाँ गया भाई, ऊपर। और सारा नेगेटिव कहाँ रह जाएगा, सारा नेगेटिव रह जाएगा कहाँ पर, नीचे। ये सारा नेगेटिव कहाँ रह गया, नीचे। तो एक बार फिर से इस वाली लीफ पर भी नेगेटिव, इस वाली लीफ पर भी नेगेटिव, और जब दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा, और एक बार फिर से दोनों कहाँ भागेंगी, दूर भागेंगी। तो जैसे ही इसमें मूवमेंट शो होगा मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर जो बॉडी आई है वो कैसी है, चार्ज है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब हम पॉजिटिव लेकर के आए तो भी इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, नेगेटिव लेके आए तो भी दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन हुआ, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हम जो रोड लेके आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो देखो भाई, हमारा जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये सिर्फ ये बताता है कि आप जो बॉडी लेके आए हो वो चार्ज है कि नहीं है। ये हमें इस बारे में नहीं बताता है कि हमारी वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। यानी ये हमें सिर्फ इतना बताएगा कि हम जो बॉडी लेके आए हैं वो चार्ज है कि नहीं है। तो चलो भाई, ये था अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उम्मीद आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब अपना अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो भाई, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहला क्या है अपना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखते हैं क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है भाई, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी वो चीजें जिन्हें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है वो क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब याद रखना, स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि नाम क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आप मैथमेटिक्स में ऐड करते थे, कैसे ऐड करते थे भाई मैथमेटिक्स में नंबर्स को, यहाँ पर दे दिया प्लस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आपको बोला इन्हें ऐड करो, तो पहले सारे माइनस वालों को ऐड करोगे, -4 -3 -7 -2 -9। अब -9 + 5, तो आंसर क्या आएगा बोलो इसका, -4। मैथमेटिक्स में ऐसे ऐड कर देते ना, सेम इसी तरीके से चार्ज भी ऐड होगा। बस ये बताता है हमें ये प्रॉपर्टी। जैसे कि बोल दे -5 कूलाम + 9 कूलाम, -5 कूलाम + 9 कूलाम + 3 कूलाम। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 9 + 3 12 -5, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा बोलो, 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 कूलाम। तो हमें जो पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि चार्ज को हम बिल्कुल वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स में हम नंबर को जोड़ते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अगला क्या है भाई, अगला है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ये पढ़ चुके हैं अपन, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो जो वही एग्जाम्पल जो हमने किया था, अपन ने क्या किया था, ये किया था, ये एक बॉडी थी A, ये दूसरी बॉडी थी B। यहाँ पर मैंने लिए थे 15 प्रोटॉन, यहाँ पर हमने लिए थे 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने लिए थे 10 प्रोटॉन और यहाँ पर लिए थे 10 इलेक्ट्रॉन। और हमने कुछ ऐसा किया था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे, ऐसा ही कुछ किया था। चलो ठीक, अब बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम के अंदर, ऐसे कमरे के अंदर बंद कर दूं, तो अभी अगर ध्यान से देखूं, इस पूरे सिस्टम का चार्ज, इस पे टोटल चार्ज कितना था, 0, इस पर टोटल चार्ज कितना था, 0। तो जो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज है अभी क्या है, 0। ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया, चार्ज अभी क्या है, 0। अच्छा, क्या हो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, तब क्या होगा, जरा ये देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, होगा ये, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर आ जाएगा -1। लेकिन अब भी जब आप इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालोगे तो +1 -1 दोनों को जोड़ोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अब भी तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज किसके बराबर है, 0 के बराबर। यानी जो टोटल सिस्टम का चार्ज है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं आता है। और यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो अपना टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमें ये बताता है कि एक सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेन वाला, कि देखो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आपके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, मेरे से चार्ज घटेगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेन के अंदर चार्ज है वो तो सेम ही है ना, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। यानी जो ट्रेन का चार्ज है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो जब कहीं पर चीजें बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, तो हम कहते हैं यहाँ पर चीजें क्या है, कंजर्व है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार ये स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। देखो ग्लास की रोड थी, इस पर भी चार्ज क्या था, 0। ये सिल्क लिया, इस पर भी चार्ज क्या है अभी, 0। हमने जब दोनों को जोड़ा तो टोटल चार्ज किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यहाँ पर अब हमने ग्लास को और इसके बीच में रब करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो इस पर जो चार्ज आया +5e, इस पर जो चार्ज आया -5e। लेकिन अब भी जब दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। वही जो मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, तो चलो भाई अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी अपनी क्या है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सारे सवाल आएंगे, डायरेक्ट यहाँ से नहीं आएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम सवालों में, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। देखो वही है जो हमने अभी तक पढ़ा था। हमने क्या देखा था, एक बॉडी थी ए, दूसरी बॉडी थी बी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर आया था +1, यहाँ पर आया था -1। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के। तो अगर मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना चार्ज लेकर के जाता है और मुझे बॉडी पर टोटल चार्ज पता करना है, तो मैं यही तो देखूंगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। मुझे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, अगर मुझे यह पता चल जाए कि टोटल इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल चार्ज का पता चल जाएगा। मैं किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैसे निकाल सकता हूं भाई? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है क्या, Q = N × E, जहां पर E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हुए हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो N की वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई, या तो 1, 2, 3, 4 ... ऐसे ही। अब एक बात बताओ, क्या n की वैल्यू 0.5 हो सकती है? क्या तुम कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो? देखो n था क्या, n था नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तुम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे। अरे भाई तुम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो n की वैल्यू कभी भी 0.5 या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आपके एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है मैं वो बता रहा हूं। वहां पर हमसे क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो वो कह रहा है कि किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अरे इंटीग्रल मल्टीपल मतलब, अरे इंटीजर नहीं पता, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन का। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी को उसने वर्ड्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो यही कहलाता है कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे याद रखना है। अगली अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है भाई क्या, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आइंस्टीन के बारे में, E = mc², जो हमसे बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से भागे तो उसके मास पे असर पड़ता है, उसका मास कम ज्यादा होता है, ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो उसका एक्चुअल मास है, जो उसका मास ऑब्जर्व हो रहा है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो जो चार्ज उसका अभी है, और अगर वो v वेलोसिटी से मूव भी करेगा तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा। यानी चार्ज चाहे रेस्ट पर हो चाहे मोशन में हो, चार्ज सेम ही रहता है, जबकि मास में बदलाव आ जाता है। ये क्या कह रहा है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर वेलोसिटी का, मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की वैल्यू जो रेस्ट पर है मोशन में भी वही रहेगी। हालांकि टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर भाई खत्म होता है हमारा टॉपिक कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, मटेरियल्स के बारे में। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कि कौन सा मटेरियल अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करता है। यानी जैसे मार्कर है, अगर इसके अंदर से चार्ज पास हो सकते हैं तो मैं इसे नाम दूंगा कंडक्टर। क्या नाम दूंगा, कंडक्टर। और अगर इससे चार्ज पास नहीं होते तो इसे नाम दूंगा मैं इंसुलेटर। क्या नाम दूंगा, इंसुलेटर का नाम दूंगा। तो वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से चार्ज को आसानी से पास कर देते हैं, यानी आसान भाषा में वो चीजें जिनसे तुम्हें करंट लग जाता है, जैसे कि लोहे की रोड लो, हमें करंट लगता है, हमारी बॉडी से करंट पास होता है। तो वो चीजें जिनसे करंट या फिर चार्ज इजिली पास हो सकता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर की वायर हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, सब क्या है, कंडक्टर। अगला क्या है भाई, इंसुलेटर। वो चीजें जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ नहीं करती हैं, चार्ज को पास नहीं होने देती। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब भी कोई बिजली काम करते हैं तो अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक के ग्लव पहन लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक से चार्ज पास नहीं हो सकता है। हम लक्कड़ ले लेते हैं क्योंकि लक्कड़ से भी चार्ज नहीं पास हो सकता। यानी ये सारे क्या हैं, ये सारे होते हैं अपने इंसुलेटर। अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई, देखो लो टेम्परेचर पर ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, जैसे ही अपन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर की तरह। तो ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसे हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर का। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इनका इस्तेमाल भाई बहुत होता है, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह, लगभग हर जगह हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इस पर एक अलग से चैप्टर है,
क्लास 12 पार्ट 2 में जो आखिरी चैप्टर है ना वो यही है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो वहां पर पढ़ेंगे इसे डिटेल में। अभी तक हमने आज पढ़ा है उसी पर बेस्ड एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। सबसे पहले आपको सवाल समझाता हूँ। देखो सवाल में भाई बोला ये गया है कि कोई बॉडी ए है और ये कोई दूसरी बॉडी है बी। हर सेकंड, हर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ए से बी में। तो हमसे पूछा ये गया है, अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो दोनों बॉडीज पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो बोला ये है कि 1 कूलम का चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो अब देखो इस सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने पड़ेंगे, यानी 1 कूलम का चार्ज आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तो हमें तो पता ही है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखो सवाल में क्या बोला था, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। हर सेकंड यहां पर ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे भाई, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। हमें सबसे पहले निकालना क्या था कि 1 कूलम चार्ज आने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास, Q बराबर में N इंटू ई। ई की वैल्यू मुझे पता ही है कितना, 1.6 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। और हमें टोटल चार्ज चाहिए कितना, 1 कूलम का, तो ये तो हो गया 1। निकालना क्या था, नंबर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यानी N निकालना था। तो N इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अब इतना तो आपको पता है कि ये जो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो n क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू में 10⁻19। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखो हम चाहें जैसे डेसिमल हटा के ऊपर क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। हम यहाँ पे साइड में देखो कैलकुलेटर से कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 10 डिवाइडेड बाय क्या था 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.625। आपको नहीं करना भाई कैलकुलेटर से, यहाँ पर हमें जल्दी करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ जो जितनी भी टफ कैलकुलेशन होगी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा मैं कैलकुलेटर से करूंगा जिससे कि टाइम बच जाए, बट आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो देखो भाई क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय हमने क्या करा 1.6, तो आंसर क्या है 0.625 इंटू में 10⁻19। अब आप इतना पढ़ के आए होगे 11th में, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर रूल क्या कहता है कि हमेशा जो डेसिमल है यहाँ पर होना चाहिए। तो मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करना है कहाँ पर, यहाँ पर, यानी 1 डिजिट शिफ्ट करना है। तो रूल ये था कि जब भी आप इधर से राइट की तरफ जाओगे तो जितना डिजिट राइट में जाओ आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻, अगर 1 डिजिट गया तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट आगे जाओ तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे आगे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6.25 इंटू में 10⁻19, और क्योंकि 1 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻⁻1। अब देखो यहाँ पे लॉग इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर दोनों का बेस क्या है सेम, तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जब 19 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया कि 1 कूलम का चार्ज एक्वायर करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होना पड़ेगा। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था टाइम। चलो भाई टाइम निकालते हैं। अब देखो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो है 10⁻9, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता करना है टाइम, तो अपन सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर इतना तो आपको आता होगा ना भाई, यूनिटरी मेथड करते थे ना बचपन में, एक काम इतने का तो इतने कितने के, तो वही चीज़ है यहाँ पर 10⁻18। और क्योंकि मुझे टाइम निकालना है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने में, मैं क्या करूँगा 10⁻9 से डिवाइड कर दूंगा। एक बार फिर से जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+9, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 6.29 इंटू में 10⁻18 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। फिर से दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या होंगी ऐड। तो 18 प्लस माइनस का 9 तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6.29 इंटू में 10⁻9 सेकेंड। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने के लिए इतने सेकंड का टाइम लगेगा। आपका आंसर आ चुका है। बट ये जो आंसर आया किसमें आया है, सेकंड में आया है। लेकिन आपको तो नीट जेईई ऐसे एग्जाम्स देने, वहाँ पर 4 ऑप्शन आ सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर मिनट में हो सकता है आपका आंसर आवर्स में हो सकता है आपका आंसर डे में हो सकता है आपका आंसर ईयर में हो। तो हमें इसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो भाई,
तो भी याद रखना अपना ये आंसर आया कितना 6.29 इंटू 10⁹ सेकेंड। हम अगला पेज ले लेते हैं। तो अपना टाइम कितना आया था 10⁹ सेकेंड। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ईयर्स में। देखो कैसे कर सकते हैं ईयर्स में। अब ये सेकंड में है, इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसे मिनट में करो, फिर आवर में करो, फिर डे में करो, फिर ईयर में कन्वर्ट कर लेना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई 60 से डिवाइड करूंगा। अच्छा क्यों डिवाइड किया एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बोलो 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट। तो अगर मैं निकालूं 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, तो 1/60 मिनट। तो अगर 1 सेकंड बराबर है इतने मिनट के, तो इतने सेकंड कितने के बराबर होंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/60 से। 1/60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 60 नीचे ही तो आएगा। तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो चुका है मिनट में, ठीक है, अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है मिनट में। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले इसे आवर में कन्वर्ट करो तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो मैं फिर से यहाँ क्या कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई। तो ये आंसर अभी किसमें आ चुका टाइम आवर में। कोई बोला डे में कन्वर्ट करो तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं भाई 24। तो मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा किसमें अब डे में। कोई बोले इसे ईयर में कन्वर्ट करे तो बोलो 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो मैं क्या करूंगा इसे 365 से डिवाइड कर दूंगा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो आपका आंसर आएगा 199 या 198 समथिंग, तो लगभग यही आंसर आएगा 199 ईयर्स के करीब। एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है वो लिखा है अप्रोक्स 200 ईयर्स। ये आपका आंसर है कि 1 कूलाम चार्ज आने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम कितना लगेगा 200 ईयर्स का। तो ये हमने सॉल्व किया अपना एग्जांपल नंबर 1। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो भाई देखो दूसरा एग्जांपल हमसे क्या कहा गया है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कि अगर हमें 1 कप पानी का दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना चार्ज मौजूद है, तो कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले समझो कि 1 कप वाटर बोला है 1 कप वाटर। तो अपन लेट कर लेते हैं कि 1 कप वाटर का मास कितना होगा, अंदाजे से मैं ले लेता हूँ 250 ग्राम। ये अंदाजे से मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही लिया गया है, तो आपको भी यही लेना है। तो 1 कप वाटर का वेट कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 250 ग्राम H2O। ठीक है, मुझे पता करना है टोटल कितना चार्ज है इस 250 ग्राम वाटर का। तो देखो अपने पास फॉर्मूला तो एक ही है, Q बराबर में N इंटू ई। ई का तो मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इस 250 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं उसे ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल चार्ज मुझे पता चल जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे निकालना क्या है कि इस 250 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। अब भाई ये दिक्कत है कैसे निकलेगा। चलो अब थोड़ी सी केमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद है आपको आती होगी, क्लास 11th में आपने पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ा होगा मैं बेसिक से बता देता हूँ एक बार। देखो मोल के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। मोल का एक फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। मोल का मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी था, वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। मैं इन दोनों ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखो गिवन वेट क्या है वाटर का 250 ग्राम। तो मैं पहले मोल निकालता हूँ, मोल का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोल कैसे निकालूंगा, गिवन वेट कितना है 250 ग्राम। अब मुझे निकालना है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। बहुत आसान है भाई, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखो, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 18 ग्राम। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो एक बार फिर से कैलकुलेटर यूज करते हैं। 250 डिवाइड बाय 18 तो कितना आ गया आंसर 13.8। तो भाई यहाँ से मोल कितने निकल के आ गए हैं 13.8। तो देखना भाई यहाँ पर हमारे कितने मोल आ चुके हैं 13.8 मोल, यानी कि 250 ग्राम वाटर में कितने मोल है 13.8 मोल है किसके, वाटर के। अब यहाँ से अगर मैं मोल निकाल चुका हूँ तो मोल से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी मोल का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो मोल यहाँ पर आ चुके हैं 13.8। अब मैं मोल का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, और ये मोल किसके निकले हैं H2O के, यहाँ नंबर भी किसका निकलेगा H2O का। तो बराबर में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ H2O अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको मुझे याद होगी 6.023 इंटू में 10⁻23। यहाँ पर मैं नीचे क्या करूँगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ H2O, और जो किसके बराबर होगा 13.8 इंटू में 6.023 इंटू में 10⁻23। जरा एक बार से फटाफट सॉल्व करते हैं।
क्या था 13.8 इंटू में 6.023। अपना आंसर क्या आ रहा भाई अप्रॉक्स 83.11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 83.11 इंटू में 10⁻23। ठीक है। अब फिर से इस डेसिमल को हम कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.3 इंटू में 10⁻24। ये क्या आ गए हैं भाई H2O, क्या आ गए हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी ये क्या थी, ये थे नंबर ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के, यानी 250 ग्राम वाटर में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। बट मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो पता करते हैं सबसे पहले कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो इतने में कितने हैं वो भी पता चल जाएगा। चलो भाई देखते हैं। तो देखो एक H2O में अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना तो आपको आता होगा ना भाई। देखो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। तो इतने में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। चलो भाई अब देखते हैं, इसे मैं रफ करता हूं एक बार के लिए। देखो तो अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आए थे हमारे पास अभी। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8.3 इंटू में 10⁻24 इंटू में क्या करेंगे 10। इसे मैं ले सकता हूँ 10⁻1। एक बार फिर से दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या आ जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 8.3 इंटू में 10⁻25। ये क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें मिल गई n की वैल्यू। निकालना क्या था Q। चलो निकालते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या था n इंटू ई। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 8.3 इंटू में 10⁻25 इंटू में ई की वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो क्या हो जाएगा 8.3 इंटू में 1.6, अब 10⁻25 10⁻⁻19, दोनों का बेस सेम है तो पावर एक बार फिर से क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 25 प्लस माइनस का 19, तो बोलो आंसर क्या आएगा। 25 में से क्या करोगे 19 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 10⁻6। तो यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻6। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या था आपका 8.3 इंटू में 1.6 कितना आ जाएगा 13.28। तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 13.28 इंटू में 10⁻6। अब फिर से वही रूल, ये डेसिमल कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट हुआ तो पावर प्लस में 1 बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.3 इंटू में 10⁻7 कूलाम। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है कि 250 ग्राम H2O का जो टोटल चार्ज होगा किसके बराबर होगा 1.3 इंटू में 10⁻7 कूलाम के बराबर। जो आपका सवाल था, मैंने 250 ग्राम लिया है बट सवाल में क्या बोला था 1 कप ऑफ वाटर। तो देखो भाई एनसीईआरटी के सवाल ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी छोड़ देंगे, दूसरे सवाल कर लोगे। अब देखो ये एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है। लेकिन पढ़ हम फिजिक्स रहे हैं, कंसेप्ट लग गया है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री भी कौन सा 11th क्लास की। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। आप करो, आप जेईई के भी सवाल करो, नीट के भी सवाल करो, एसएल अरोरा करो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझो तो सही। एनसीईआरटी की जब आप एक्सरसाइज के सवाल करोगे तब आपको समझ आएगा हाँ किस लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कूलाम्स लॉ, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।